प्रिय अभ्यर्थियों, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने आर्थिक समीक्षा एवं बजट को प्रस्तुत कर दिया है। तो इसी क्रम में निर्माण IAS की ओर से आप सभी विद्यार्थियों के लिए बजट और आर्थिक समीक्षा का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है। UPSC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निर्माण IAS के YouTube चैनल पे। दोस्तों, जिस विषय को आज मैं आपके सामने चर्चा के लिए लेके आया हूं वो है एटमॉस्फेरिक रिवर। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिवर से संबंधित किन किन बातों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम यही चर्चा करेंगे कि चर्चा में ही ये क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिवर आखिर में है क्या, एटमॉस्फेरिक रिवर का निर्माण कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक रिवर का वैश्विक वितरण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिवर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि इसका पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन का एटमॉस्फेरिक रिवर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इंडियन ओशन डाइपोल से ये किस प्रकार से संबंधित है, यानी कहाँ की एटमॉस्फेरिक रिवर इंडियन ओशन डाइपोल से संबंधित है, और संभावित प्रश्न जो UPSC आपसे पूछ सकती है इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, एटमॉस्फेरिक रिवर। और सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है। बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिवर प्रत्येक वर्ष चर्चा में रहती है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में आने वाले बाढ़ के कारण। बेसिकली अक्टूबर से लेके मार्च महीने के बीच में, अक्टूबर से पहले यहां पर सूखा पड़ा रहता है और अक्टूबर से मार्च महीने के बीच इस रीजन में अत्यधिक वर्षा होती है, बाढ़ आता है और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होती है। इसके अलावा कभी कभी यूनाइटेड किंगडम में भी बाढ़ आने का कारण बनती है, ये ईरान में बाढ़ आने का कारण बनती है। तो इन सब कारणों से, अलग अलग जगह पर बाढ़ लाने के कारणों से हर साल लगभग ये चर्चा में रहती ही रहती है। इस वर्ष क्यों चर्चा में रही, तो कैलिफोर्निया में आने वाली बाढ़, उत्तरी अमेरिका में USA में कैलिफोर्निया, और इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया, आप कनाडा में चले जाओगे तो इन क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ स्नोफॉल के कारण इस वर्ष भी चर्चा में रही। क्योंकि ये लगातार चर्चा में रहती है इसलिए UPSC इस पर प्रश्न निश्चित पूछ सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि चर्चा में हर साल रहती है ये। इसके बाद देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर है क्या आखिर में। आप इस इमेज को देखिए, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं कि एटमॉस्फेरिक रिवर है क्या। इस इमेज को देखिए, आप ये देखिए, ये जो इमेज में ये व्हाइट पार्ट दिख रहा है ये एटमॉस्फेरिक रिवर है। बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिवर निचले वायुमंडल यानी क्षोभ मंडल के निचले भाग में जल वाष्प का संकीर्ण लंबा क्षेत्र है जो जल वाष्प का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर स्थानांतरण करती है। बेसिकली ये वैसा ही है जैसा कि आकाश में नदी बह रही है। ये ऐसा ही है जैसे आकाश में नदी बह रही हो। अगर मैं इसकी सतह से ऊंचाई की बात करूं तो लगभग 1 मील की ऊंचाई पर, सतह से लगभग 1 मील की ऊंचाई पर बहती है ये। अगर मैं इसके चौड़ाई की बात करूं लगभग 300 मील ये चौड़ी होती है और हजारों मील ये लंबी होती है। तो वाष्प को स्थानांतरण करने वाली वह नदी जो कि सतह से 1 मील की ऊंचाई पर प्रवाहित होती है, जिसकी चौड़ाई लगभग 300 मील होती है, लंबाई हजारों मील में होती है, इसे ही आप वायुमंडलीय नदी कहते हो, आप एटमॉस्फेरिक रिवर कहते हो, रिवर इन द स्काई कहते हो। लेकिन जब ये स्थल पर पहुंचती है तो तेज हवाओं के साथ अत्यधिक वर्षा करती है, बाढ़ लाती है, भूस्खलन का कारण बनती है, स्नोफॉल का कारण बनती है। तो आप समझ गए होंगे कि एटमॉस्फेरिक रिवर है क्या। अब इसके कुछ नामों को हम देख लेते हैं। नाम इसलिए जानना जरूरी है कि हो सकता है एटमॉस्फेरिक रिवर की जगह UPSC कोई और नाम यूज कर दे, तो आपको नाम से परिचित होना जरूरी है। तो इसके अन्य नामों में ट्रॉपिकल प्लम, मॉइस्चर प्लम, वाटर वेपर सर्ग, क्लाउड बैंड, ये सब इसके अन्य नाम है जो आपको जानना चाहिए। अगर एटमॉस्फेरिक रिवर के नाम की बात की जाए तो एटमॉस्फेरिक रिवर शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था या इजाद किया था, तो 1990 के दशक में रेजिनाल्ड नेवेल और योंग झू नाम के 2 साइंटिस्टों ने एटमॉस्फेरिक रिवर शब्द का इजाद किया था। आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक रिवर
का निर्माण कैसे होता है। बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिवर का निर्माण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तब होता है जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सीधी पड़ती हैं। अब ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है और ये पूरा भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। सूर्य की किरणें भूमध्य, अब यहां से यहां तक ये पूरा भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, 5 अंश 10 अंश अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो मान लीजिए इस रीजन पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से इस रीजन का तापमान अधिक है, यानी इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र का तापमान अधिक है। तापमान अधिक होने के कारण यहां वाष्पीकरण हो रहा है, तापमान अधिक होने के कारण यहां वाष्पीकरण हो रहा है और वाष्पीकरण के कारण जल वाष्प संवहन कर रही है और संवहन करके ये ऊपर पहुंच रही है। जैसे जैसे ऊपर जा रही है, ऊपरी वायुमंडल में यानी क्षोभ मंडल के निचले भाग में ही ये हाई प्रेशर क्रिएट कर रही है। अब कहोगे आप हाई प्रेशर कैसे ऊपर जाके क्रिएट करेगी? सिंपल सी बात है, अगर कोई भी गैस ऊपर उठेगी तो सतह पर लो प्रेशर और ऊपरी भाग में हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। ठीक, अब जब मैं हाई प्रेशर यहां कह रहा हूं तो इसके अगल बगल की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अगल बगल यानी इसके सराउंडिंग में लो प्रेशर है, तो यहां क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। अगर मैं यहां लो प्रेशर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब इसके सराउंडिंग में हाई प्रेशर है। ये सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूं यहां लो प्रेशर है, इसका मतलब इसके सराउंडिंग में हाई प्रेशर है, और जब हाई प्रेशर कहूं तो उसके सराउंडिंग में लो प्रेशर है। अब यहां हाई प्रेशर होने की वजह से ऊपर जब जलवाष्प जाता है, वाटर वेपर जाता है, तो यहां हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। जब यहां हाई प्रेशर क्रिएट करेगा तो ये जलवाष्प चारों ओर फैलना शुरू कर देगा। ये जलवाष्प चारों ओर फैलना शुरू कर देगा। नीचे से जलवाष्प ऊपर आया, यहां पे आके ऐसे चारों ओर फैलना शुरू कर रहा है। जब ये चारों ओर फैलना शुरू करता है तो ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण यानी कि जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आ जाता है और ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से दूर खींच लिया जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई जेट स्ट्रीम क्या होता है। देखिए, ये आपके ग्लोब पर 2 लाइनें दिख रही होंगी। एक, वैसे तो 4 लाइनें, लेकिन यहां 2 लाइनें, एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी और एक रेड कलर की लाइन दिख रही होगी। ठीक, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये पोलर जेट है और जो रेड कलर की लाइन है ये सब ट्रॉपिकल जेट है। ठीक, जेट पश्चिम से पूरब दिशा में प्रवाहित होने वाली ऊपरी क्षोभ मंडल में, ध्यान रहे, ऊपरी क्षोभ मंडल में 8 किलोमीटर से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी क्षोभ मंडल में 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से प्रवाहित होने वाली नैरो पवन की, सक्रिय पवन की पट्टी होती है। यह है जेट स्ट्रीम। अब यहां समझिए, यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यह भूमध्य रेखा है और इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक हुआ, जल वाष्प संवहन करके ऊपर गया और ऊपर जाके ये फैलना शुरू किया। जैसे ये फैलना शुरू किया, जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आ गया और जेट स्ट्रीम इस जल वाष्प को खींच लेती है और ये जल वाष्प जेट स्ट्रीम के साथ ही गति करने लगती है। यहां भी पोलर जेट के साथ ही ये गति करना शुरू कर देती है, इसीलिए नैरो बैंड हो जाती है। आपको पीछे अगर डायग्राम में दिखाऊं मैं तो आपको समझ में आएगा ये नैरो बैंड क्यों है। आप देखिए क्या है, ये नैरो बैंड है, यहां पर आके ये फैलना शुरू कर दी है और उसके बाद इसके ऊपर से जेट स्ट्रीम जा रही है तो जेट स्ट्रीम इसको खींच ली है और इसी के साथ ये गति करना शुरू कर दी। अब जब ये गति करेगी तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जेट स्ट्रीम यदि पश्चिम से पूरब की ओर गति करेगी तो एटमॉस्फेरिक रिवर भी पश्चिम से पूरब की ओर ही गति करेंगी। ठीक, अब ये चूंकि ये पतली सकरी पेटी है, पट्टी है, और आप इसे आप कह सकते हो कन्वेयर बेल्ट। आप देखे होंगे एयरपोर्ट पे चले जाओ या रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आप सामान रख देते हो एक मशीन के ऊपर जिसपे ऊपर बेल्ट लगा होता है, आप सामान रखते हो उस बेल्ट के ऊपर और वो बेल्ट आपके सामान को आगे की ओर मूव कराता है। आप पीछे सामान रखते जाते हो और बेल्ट सामान को आगे की ओर मूव कराता जाता है। उसी तरह से ये जल वाष्प को निम्न अक्षांशों से कन्वेयर बेल्ट की तरह मूव कराती है। अब चूंकि ये निचले क्षोभ मंडल में गति करती है, जब ये निचले क्षोभ मंडल में गति करेगी, आप समझिए
ये निचले क्षोभ मंडल में गति कर रही है और रास्ते में कोई पर्वत आ गया, निचले क्षोभ मंडल में गति कर रही है, रास्ते में कोई पर्वत आ गया तो पर्वतों से टकरा के ये ऊपर उठना शुरू करेगी, और जब ये ऊपर उठना शुरू करेगी तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तापमान कम होगा, जिसकी वजह से जो इसमें वाष्प हैं, जो जल वाष्प है उसका संघनन होगा, और जब संघनन होगा तो यहां बादल बनेगा, और बादल बनेगा तो बारिश होगी। तो जैसे ही समुद्र तटीय क्षेत्र, समुद्र से ये तट पे स्थलीय भागों पर पहुंचती है, पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंचती है, तो पर्वतों से टकरा के ये ऊपर उठती है, संघनन होता है, बादल बनता है, बारिश हो जाती है। अगर वो क्षेत्र बहुत ठंडा है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहां पर स्नोफॉल भी होता है। अब इस प्रकार की वर्षा को आप क्या कहते हो? ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो यहां आप समझ गए होंगे कि सामान्यतः एटमॉस्फेरिक रिवर ओरोग्राफिक रेनफॉल कराती है, पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, जेट स्ट्रीम के प्रभाव में चलती है। ठीक, देखिए इस डायग्राम में देखिए, ये एटमॉस्फेरिक रिवर है, जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आगे बढ़ रही है, सामने पर्वतीय क्षेत्र आ गया, इससे टकरा के ये थोड़ा ऊपर उठी तो जलवाष्प का संघनन हुआ, बादल बन गया, बारिश हो गई। आगे बढ़ी तो ये रेन साइड ओरिजन आ गया, यहां बारिश करेगी नहीं, रेन साइड ओरिजन के बारे में आप जानते होंगे। इसके बाद ये और ऊंचे पर्वत की ओर उठी, यहां लिखा हुआ सेरा नेवादा यूएसए में, और ये ऊपर उठी तो निचले स्तर पे तो ये संघनन हो रहा है, बादल बन रहा है, बारिश कर रही है, लेकिन जैसे ही निचले स्तर पे पहुंचती है तो अधिक तापमान गिर जाने के कारण, ये क्षेत्र ज्यादा ठंडा होने के कारण, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे आ जाने के कारण यहां पर स्नोफॉल होता है। ठीक, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि एटमॉस्फेरिक रिवर क्या है और कैसे ये इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे ये वर्षा करती है। अब बात आती है एटमॉस्फेरिक रिवर का वैश्विक वितरण क्या है। अब ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए सामयिक रूप से मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ही ये देखे जाते हैं, लेकिन ये पूरे ग्लोब पर दिखाई देती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में कहूं कि मोस्ट कॉमन प्लेस ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिवर, एटमॉस्फेरिक रिवर का मोस्ट कॉमन प्लेस बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा महाद्वीपों का पश्चिमी भाग, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो मोस्ट कॉमन प्लेस अगर आपसे पूछे तो आपको बताना पड़ेगा महाद्वीपों का पश्चिमी भाग। ठीक, अदरवाइज ये पूरे ग्लोब पर दिखाई देती है। अब ये मानचित्र आपको दिख रहा है और इसमें जितना भी ब्लू लाइन है उस पे अपना दिमाग फोकस कीजिएगा। देखिए ये जो लाइन जा रही है यूएसए की ओर, ठीक, यहां से भी देखिए ये जेट स्ट्रीम के साथ ट्रेवल करती है और जेट स्ट्रीम मिएंडरिंग करते हुए चलती है, हमेशा एक ही रास्ता फॉलो नहीं करती है। ठीक, इसकी वजह से एक रास्ता तो ये हो गया, किसी साल ये यहां से यहां पहुंच जाती है। इसके अलावा आप देखिए ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पश्चिमी भाग और सेंट्रल, उत्तरी पश्चिमी भाग ये और सेंट्रल रीजन, इसके आगे क्यों नहीं, क्योंकि इसके आगे यहां ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आ जाता है। इसके बाद न्यूजीलैंड का ये क्षेत्र देखिए, तो न्यूजीलैंड में भी एटमॉस्फेरिक रिवर है। ये दक्षिण अमेरिका का मानचित्र दिख रहा होगा आपको, और यहां देखिए ये एटमॉस्फेरिक रिवर है। लेकिन जब अगर एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम में आपको वर्ड का डायग्राम बना के बताना हो तो आप कंफ्यूज करोगे, इसलिए वर्ड के डायग्राम में आपको बताता हूं। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा रीजन जो है एटमॉस्फेरिक रिवर के प्रभाव में रहता है, पश्चिमी तट। यहां पर दक्षिण अमेरिका का ये चिली वाला भाग एटमॉस्फेरिक रिवर के प्रभाव में आता है। इसके बाद यहां साउथ अफ्रीका, ये रीजन एटमॉस्फेरिक रिवर के प्रभाव में आता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये रीजन एटमॉस्फेरिक रिवर के प्रभाव में आता है। न्यूजीलैंड एटमॉस्फेरिक रिवर के प्रभाव में आता है। इसके बाद अटलांटिक ओशन से, अटलांटिक महासागर से 9000 किलोमीटर की लंबाई तय करके ईरान में पहुंचता है, ये एटमॉस्फेरिक रिवर आता है। इसके बाद यहां से ग्रेट ब्रिटेन पहुंचता है एटमॉस्फेरिक रिवर। यही नहीं, यहीं से आपके पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस में पहुंचता है एटमॉस्फेरिक रिवर। यहां से एटमॉस्फेरिक रिवर ग्रीनलैंड को पहुंचती है। ठीक, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जा रही है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक रिवर अंटार्कटिका में भी पहुंचती है। तो आप समझ गए कि एटमॉस्फेरिक रिवर का
वैश्विक वितरण है। अगर आपसे कोई कहे नहीं 30 अक्षांश से लेकर 30 अक्षांश के बीच में एटमॉस्फेरिक रिवर चलती है, एकदम गलत बात है। ये कई जगह छोटी मोटी किताबों में ये लिख दिया गया है, लेकिन इसका वैश्विक वितरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एटमॉस्फेरिक रिवर का नाम है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। बेसिकली जो मैं उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पे ये एटमॉस्फेरिक रिवर बता रहा हूं, अगर यही एटमॉस्फेरिक रिवर हवाई द्वीप से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पे पहुंचती है, तो आप देख रहे हो ये लाइन, तो इसी एटमॉस्फेरिक रिवर को कहा जाता है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। ठीक, और ये हवाई द्वीप से उत्पन्न होकर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर कैलिफोर्निया, ब्रिटिश कोलंबिया, साउथ ईस्ट अलास्का में बाढ़ भी लाती है, बर्फबारी भी करती है। जो नीचा पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बाढ़ लाएगी, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा करेगी, स्नोफॉल करेगी, वर्षा बोल दिया, स्नोफॉल करेगी, और कभी कभी तो इतनी इंटेंस होती है कि भयानक बाढ़ लाती है, और भयानक बाढ़ के कारण यहां पर मड स्लाइड, लैंडस्लाइड आदि घटनाएं घटित होती हैं। इसके अलावा एक एटमॉस्फेरिक रिवर है दीना, एक एटमॉस्फेरिक रिवर है दीना, और वो एटमॉस्फेरिक रिवर ये है आपका जो कि अटलांटिक ओशियन से चलकर ईरान पहुंचती है। लगभग 9000 किलोमीटर की लंबाई तय करती है ये, और 2019 में ये अत्यधिक बाढ़ लाई थी ईरान में। चलिए अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर के प्रभाव क्या है या क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए एटमॉस्फेरिक रिवर। अब ध्यान रखिए, एटमॉस्फेरिक रिवर सतह पर प्रवाहित होने वाली नदियों से तो अलग है, क्योंकि ये जल वाष्प का परिवहन करती है, लिक्विड वाटर का परिवहन नहीं करती। लेकिन इसका उपनाम रिवर है, कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर। तो रिवर की भांति ही, नदी की भांति ही अत्यधिक मात्रा में जल वाष्प का परिवहन करती है। उदाहरण के रूप में अगर मैं देखूं तो ये मिसिसिपी रिवर, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, इसकी तुलना में 7 से 15 गुना अधिक जल का परिवहन करती है पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में आने वाली एटमॉस्फेरिक रिवर। यानी यूएसए के उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो एटमॉस्फेरिक रिवर आती है वो मिसिसिपी रिवर की तुलना में 7 से 15 गुना अधिक जल का परिवहन करती है। और अगर मैं इसकी तुलना अमेजन से करूं तो अमेजन रिवर से वही एटमॉस्फेरिक रिवर 2 गुना अधिक जल का परिवहन करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेरिक रिवर। अब क्या क्या महत्व रखती है, सबसे पहले हम देखते हैं मध्य अक्षांशों की ओर जल के स्थानांतरण के लिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कैसे? बेसिकली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर जितना भी जल वाष्प का या जल का स्थानांतरण होता है उसका 90% जल का या जल वाष्प का स्थानांतरण एटमॉस्फेरिक रिवर ही करती है। और ये भी एटमॉस्फेरिक रिवर लगभग 3 से 7 एटमॉस्फेरिक रिवर हैं जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर जल वाष्प का स्थानांतरण करती हैं। और कितना एरिया कवर करती हैं? ये केवल 10% देशांतरों को 10% देशांतर को ही कवर करती हैं, लेकिन जल का परिवहन कितना करती हैं? 90% जल का परिवहन करती हैं। यानी अगर निम्न अक्षांशों से ध्रुवों की ओर जो भी जल प्रवाहित होता है उसमें 90% का योगदान देती हैं एटमॉस्फेरिक रिवर। इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जल संसाधन के लिए महत्वपूर्ण। अब आप देखिए, जितना भी वैश्विक जल प्रवाह का वैश्विक जल प्रवाह का जो जल है उसका लगभग 22% वैश्विक जल प्रवाह का हमें प्राप्त होता है एटमॉस्फेरिक रिवर से। तो आप समझ गए होंगे
कि ये वैश्विक जल चक्र में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। ठीक, और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि मैं आपको मैप से दिखाता हूं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट, पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट, न्यूजीलैंड का पश्चिमी तट, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, ये सब रीजन जहां एटमॉस्फेरिक रिवर्स चलती है, उन पश्चिमी तट पर कुल जल प्रवाह का लगभग 50% एटमॉस्फेरिक रिवर प्रदान करती है। तो आप सोचिए, जो भी जल प्रवाह उनको मिलता है इन सभी पश्चिमी तटों को, उसका 50% अकेले एटमॉस्फेरिक रिवर देती है। कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इसी जल संपदा का उपयोग पेड़ पौधे करते हैं, जानवर करते हैं, कृषि में होता है, जलाशयों में होता है, जो हम लोग मैन मेड लेक बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, उनके लिए अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए इसी जल का उपयोग होता है। बाकी 50% तो और योगदान देती है, लेकिन ये कम हो जाएगा तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो हमें जल संपदा के लिए, हमारी जल संपदा के लिए एटमॉस्फेरिक रिवर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सूखा निवारण में बहुत योगदान देती हैं। कैसे, आप देखिए, यह है आपका उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में गर्मियों के समय आप समझिए उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक कोल्ड करंट चलती है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। यहां पर ठंडी समुद्री जलधारा चलती है जिसका नाम है कैलिफोर्निया करंट। अब ये कैलिफोर्निया करंट चूंकि ठंडी है तो यहां पर सतह पर हाई प्रेशर क्रिएट करती है, और वर्षा के लिए क्या चाहिए, गर्म जल, जहां पर वाष्प संवहन करके ऊपर जाए, कंडेंसेशन हो, बादल बने, बारिश हो। लेकिन यहां स्थिति क्या है, ये हाई प्रेशर क्रिएट कर दी है। तो गर्मियों के समय ये पूरा क्षेत्र सूखा ग्रसित हो जाता है, सूखा होता है यहां पर। लेकिन जैसे ही अक्टूबर से मार्च का महीना आता है, अक्टूबर से मार्च के महीने में ये एटमॉस्फेरिक रिवर कैलिफोर्निया के तट पे पहुंचती है, ब्रिटिश कोलंबिया के तट पे पहुंचती है, और ये बारिश करती हैं, जिससे कि सूखा की समस्या वहां पर समाप्त हो जाती है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत प्रदान करती हैं ये एटमॉस्फेरिक रिवर। और केवल यहीं पे नहीं, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में भी एटमॉस्फेरिक रिवर सूखे से राहत प्रदान करती है। अगर ये कभी विचलित होती हैं तो दक्षिण अफ्रीका में सूखा पड़ जाता है। अगर ये कभी यहां पर नहीं आ पाई उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, तो इस रीजन में सूखा पड़ने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ये सूखा से राहत प्रदान करती हैं। ठीक, नेक्स्ट, इंक्रीज स्नो अमाउंट। सिंपल सी बात है, आप समझ रहे होंगे कि ये एटमॉस्फेरिक रिवर जब उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जाती हैं, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जाती हैं, तो बर्फबारी कराती हैं, क्योंकि टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे आ जाता है सर्दियों के समय। लेकिन अगर ये एटमॉस्फेरिक रिवर जाए ही ना या कमजोर हो, तो क्या स्नोफॉल हो पाएगा, बहुत कम होगा। तो एटमॉस्फेरिक रिवर पहुंचकर उन क्षेत्रों में स्नोफॉल को इंक्रीज करती हैं, बर्फबारी को बढ़ाती हैं। तो ये तो रहे लाभ, लाभ ही लाभ आपको दिख रहा है यहां, तो एटमॉस्फेरिक रिवर में लाभ ही लाभ दिख रहा है। लेकिन समस्या क्या है, इसकी कुछ हानियां भी हैं। जैसे महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, खास करके मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, यूनाइटेड किंगडम इस ब्रिटेन में जो 10 बाढ़ आई है, उसमें 5 बाढ़ों का संबंध एटमॉस्फेरिक रिवर से रहा है। ईरान में जो दीना नामक एटमॉस्फेरिक रिवर थी, 2019 में ईरान में बाढ़ लाई और ईरान का 1/3 भाग डूब गया, बाढ़ से ग्रस्त हो गया। इसी साल उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया रीजन बाढ़ से प्रभावित रहा, और यहां पर तो इतनी बाढ़ आई कि जान माल का अत्यधिक नुकसान हुआ। और यही नहीं, बाढ़ के कारण कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों में, देखिए कैलिफोर्निया में
बारिश के पहले यानी अक्टूबर मार्च से पहले कैलिफोर्निया के जंगलों में सामान्यतः आग लग जाती है। ये कैलिफोर्निया के ये जंगल हैं, पेड़ हैं, और कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई। ये छोटी छोटी घासें हैं, आग लग गई। अब ये राख इस सतह पर बिछ गए। आग के बाद ये राख इस सतह पर बिछ गई। अब जब बारिश होती है, जब बारिश आती है, तो ये जो सतह पर उपस्थित राख है वो प्लास्टिक या पॉलीथीन की पन्नी की तरह काम करती है, जल को नीचे नहीं जाने देती और सारा का सारा जल सतही जल के रूप में प्रवाहित होता है। जब ये सतही जल के रूप में प्रवाहित होता है, क्योंकि इसके पहले आग लग चुकी थी, तो जो पेड़ कमजोर हो गए हैं आग लगने के कारण, अभी उसमें जान है, कमजोर हो गए हैं, उनको यह बाढ़ बहा ले जाती है, सतही जल बहा ले जाती है। दूसरा, ये आग के कारण ये जो राख है, इसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता, जल नीचे नहीं जा पाता और कैलिफोर्निया में स्थिति और भयानक हो जाती है, जिससे जान माल का अत्यधिक नुकसान होता है। तो ये रहा हानियां। लाभ के बाद कुछ हानियां देख लेते हैं। देख लिए हम लोग, देख लेते क्या देख लिए। इसके बाद एटमॉस्फेरिक रिवर पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। बेसिकली मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाओं की तीव्रता बढ़ी है और इसमें एटमॉस्फेरिक रिवर कोई अपवाद नहीं है। एटमॉस्फेरिक रिवर पर भी जलवायु परिवर्तन का पूरा प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो आप समझिए। पहले आप यूं समझिए, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, भूमंडलीय तापन होगा, और भूमंडलीय तापन अभी मैं बोला हूं मानव जनित जलवायु परिवर्तन, यानी कि आप कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों को आप इमिट कर रहे हो, वायुमंडल में छोड़ रहे हो, जो कि पृथ्वी से निकलने वाली हीट, यानी सबसे पहले सन रेज पृथ्वी की सतह पर पड़ी, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो कि शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, और जब ये वापस जा रही हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसें इनको रोक ले रही हैं या वापस कर दे रही हैं, तो ये रीजन गर्म हो जा रहा है, जिसे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हो। ये रीजन गर्म हो गया। अब जब ये रीजन गर्म हो गया, यहाँ का तापमान बढ़ गया, तो इसका मतलब समुद्र सतह का भी तापमान बढ़ गया, और जब समुद्र सतह का तापमान बढ़ेगा तो जल वाष्प की मात्रा भी, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण, इवेपोरेशन अधिक होगा और आपके वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बढ़ेगी। और जब जल वाष्प की मात्रा आपके वायुमंडल में बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, आपको पता है एटमॉस्फेरिक रिवर है क्या, जल वाष्प का ही प्रवाह तो एटमॉस्फेरिक रिवर है। तो जब जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी तो एटमॉस्फेरिक रिवर की आवृत्ति में और एटमॉस्फेरिक रिवर की तीव्रता में वृद्धि होगी, यानी एटमॉस्फेरिक रिवर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और बार बार एटमॉस्फेरिक रिवर किसी जगह को हिट करेंगी। बात समझ में आ गई। इसके अलावा लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होगी। इसके अलावा लंबाई और चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। क्यों? साइंटिस्टों का यह कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण या क्लाइमेट चेंज के कारण एटमॉस्फेरिक रिवर की लंबाई में 25% और चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि हो चुकी है। और 25% वृद्धि का मतलब कि एटमॉस्फेरिक रिवर पहले केवल इतनी लंबी हुआ करती थी, यहां से जल ले आती थी और इस जगह तक पहुंचाती थी। अब 25% लंबाई और बढ़ गई तो अब एटमॉस्फेरिक रिवर यहां तक पहुंच रही है। पहले इस चौड़ाई वाले क्षेत्र को ही कवर करती थी, अब 25% चौड़ाई बढ़ गई तो इस एरिया को भी अब वो कवर कर रही है। ठीक, तो इसकी तीव्रता बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा, क्षेत्र टोटल इसका बढ़ जाएगा। इसके अलावा सूखा पड़ने की संभावना बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण चरम मौसमी घटनाओं में स्थिति बदल रही है, चरम मौसमी घटनाओं की तीव्रता बढ़ रही है, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। आप इसको जेट स्ट्रीम के साथ भी देखोगे तो और समझ में आएगा, लेकिन आप इतना यहां समझिए कि जैसे ही एटमॉस्फेरिक रिवर कमजोर पड़ेंगे, वैसे ही किसी भी जगह पे जहां वो पहुंचकर वर्षा करती थी वहां वर्षा की मात्रा घट जाएगी, जिसकी वजह से सूखा पड़ेगा।
अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन का जेट स्ट्रीम पर प्रभाव के कारण, जेट स्ट्रीम पर प्रभाव के कारण एटमॉस्फेरिक रिवर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। चलिए इसको मैं जेट स्ट्रीम के पास आता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं जेट स्ट्रीम के मैप के साथ। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा यानी ग्लोबल वार्मिंग की घटना होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, तो जेट स्ट्रीम पर दो प्रभाव पड़ेगा, दोनों ही जेट स्ट्रीम पर, चाहे वो पोलर जेट स्ट्रीम हो चाहे वो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हो। ये पोलर जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम जो है तापमान बढ़ने की वजह से ध्रुवों की ओर शिफ्ट होगी। पोलर जेट स्ट्रीम तापमान बढ़ने की वजह से ये ध्रुवों की ओर शिफ्ट होगी, दक्षिण वाली भी क्या होगी, ध्रुवों की ओर ही शिफ्ट होगी, यानी इसके मार्ग में परिवर्तन आएगा। दूसरा जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल जेट, ये जेट स्ट्रीम तापमान बढ़ने के कारण अधिक इंटेंसिफाई होगी, अधिक तीव्र होगी, और इसका जो एरिया होगा वो भी बढ़ेगा, यानी कि एक्सपेंड करेगी। तो ये एक्सपेंड भी करेगी और ये अधिक तीव्र भी होगी। तो दोनों ही जेटों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा आपके क्लाइमेट चेंज का, तापमान बढ़ने का। और जब प्रभाव पड़ेगा तापमान बढ़ने का, इनके रास्ते में परिवर्तन आएगा, और जब इनके रास्ते में परिवर्तन आएगा तो प्रभाव एटमॉस्फेरिक रिवर पर भी पड़ेगा, क्योंकि जेट स्ट्रीम के साथ ही एटमॉस्फेरिक रिवर प्रवाहित होती हैं। जेट स्ट्रीम के साथ ही एटमॉस्फेरिक रिवर प्रवाहित होती हैं, और जब जेट स्ट्रीम अपना रास्ता बदलेगी तो एटमॉस्फेरिक रिवर भी अपना रास्ता बदलेंगी, यानी कि जेट स्ट्रीम के साथ ही एटमॉस्फेरिक रिवर मूव करेंगी। और वही मैं आपको यहां बताना चाह रहा था मैप के माध्यम से। देखिए सूखा की घटना अगर मैं बताना चाहूं, देखिए अगर एटमॉस्फेरिक रिवर ये जा रही है दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन जेट स्ट्रीम ने अपना रास्ता बदल दिया या और बेंड हो गई, तो ये एटमॉस्फेरिक रिवर यहां से अब अनुपस्थित हो जाएगी और नीचे चली जाएगी, तो ये एरिया सूखाग्रस्त हो जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन का जो जेट स्ट्रीम पे प्रभाव पड़ेगा और इसका प्रभाव पड़ेगा आपका एटमॉस्फेरिक रिवर पर। अब देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिवर इंडियन ओशन डाइपोल से कैसे संबंध रखती है, किस प्रकार से संबंधित है इंडियन ओशन डाइपोल के साथ। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखें कि इंडियन ओशन डाइपोल होता क्या है। डाइपोल यानी कि दो पोल, आप बैटरी यूज करते हो उसमें भी दो पोल होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चुंबक यूज करते हो आप, उसमें भी दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो दो पोल। ठीक, उसी तरह से इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में दो पोल हैं, दो भाग हैं। अब वो समझिए कैसे। बेसिकली 10 अंश उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और 10 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये एक क्षेत्र मिल गया आपको, ये एक क्षेत्र मिल गया आपको जो कि एक पोल बन गया, एक पोल बन गया, और इस भाग का नाम मैंने दे दिया ए, एक पोल बना। दूसरा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और 110 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये आपको एक क्षेत्र मिल गया। और इस क्षेत्र में दूसरा पोल बना, इसको नाम दे दिया बी। तो अब दो पोल बन गए हिंद महासागर में, पूर्वी हिंद महासागर में बी
और पश्चिमी हिंद महासागर में ए। ये डाईपोल हो गया, दो पोल बन गया ना। अब यहां ध्यान रखना है कि अगर ए भाग का यानी पश्चिमी हिंद महासागर का जो ए भाग है, यहां तापमान अधिक होता है किसकी तुलना में, बी भाग की तुलना में। तो बी भाग की तुलना में ए भाग का अगर तापमान अधिक होता है तो हम कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव है। लेकिन अगर बी भाग का तापमान अधिक है ए भाग की तुलना में, यानी ईस्टर्न इंडियन ओशन के का तापमान ए की तुलना में अधिक है, अगर इसका तापमान अधिक है इसकी तुलना में, ए की तुलना में, तो हम कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल निगेटिव है। निगेटिव है कि मतलब यहां तापमान अधिक है, और तापमान अधिक होने का मतलब सीधा सा ये हो गया कि वाष्पीकरण अधिक होगा। तापमान अधिक होने का सीधा सा मतलब हो गया कि इस रीजन में वाष्पीकरण अधिक होगा, और इस रीजन में जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो आपको पता है जल वाष्प का ही प्रवाह है एटमॉस्फेरिक रिवर। तो यहां से जल वाष्प चलेगा और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पश्चिमी भाग, सेंट्रल पार्ट और कुछ दक्षिणी भाग, साथ में न्यूजीलैंड के भाग में वर्षा होगी। तो इंडियन ओशन डाइपोल जब निगेटिव होगा तो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली एटमॉस्फेरिक रिवर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वो इंटेंस होगी, ज्यादा वर्षा करेगी। तो ये संबंध रहा इंडियन ओशन डाइपोल का ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली एटमॉस्फेरिक रिवर के साथ। चलिए अब देखते हैं, आशा है कि एटमॉस्फेरिक रिवर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक बिंदु पे मैं चर्चा कर चुका हूं आपसे। अब देखते हैं संभावित प्रश्न क्या है। देखिए एटमॉस्फेरिक रिवर क्या है, इसके वैश्विक प्रभाव का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से एटमॉस्फेरिक रिवर को प्रभावित कर रही है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, एटमॉस्फेरिक रिवर क्या है और जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से एटमॉस्फेरिक रिवर को प्रभावित कर रही है, तो ये आपको बताना है। तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर लिख लीजिएगा। तो आशा है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।